जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग आज भी हम लोग फिजिक्स ही पढ़ेंगे और कल हम लोग पढ़े थे वेव्स तरंगे। उसमें हमने पढ़ाया था कि वेव्स जो है ऊर्जा का हस्तांतरण होता है और और वेव्स का दो प्रकार होते हैं, एक यांत्रिक और दूसरा वैद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक का दो पार्ट था, एक था अनुप्रस्थ, दूसरा था अनुदैर्घ्य। उसके बारे में कल हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कल हम लोग पढ़े थे यांत्रिक तरंगे और इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे भी कहते हैं और गैर यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। यांत्रिक तरंगों में क्या था कि हम लोग किसी माध्यम का आवश्यकता पड़ता था, जैसे ठोस हो, द्रव्य हो, गैस हो, इन सब माध्यमों का आवश्यकता पड़ता था। और आज जो पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं होता। मतलब ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती है। जैसे देखो, सबसे पहला ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती है और इसका चाल जो है, ये तरंग का चाल जो है किसके बराबर होता है? प्रकाश के चाल के बराबर। ठीक है, प्रकाश के चाल के बराबर। कितना प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं प्रकाश तरंग या रेडियो तरंग या ले लीजिए एक्सरे। ये सारे जो है क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इनका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का, इसका जो है तरंग दैर्घ्य का परास का अंग्रेजी का रेंज कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁸ मीटर के लगभग। ठीक है, इसके लगभग में होता है। कितना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य का परास रेंज कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁸ मीटर। इसका यदि वर्गीकरण के हिसाब से यदि देखें, विद्युत चुंबकीय इस तरंग का वर्गीकरण किसके अनुसार? एक तो तरंग दैर्घ्य और एवं किसके आधार पर? आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण देखें तो ये 7 ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे, और ये कितने हैं? 7 विद्युत चुंबकीय तरंग। इसे हम लोग दर्शाते हैं किसमें? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। किसमें? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू इसको जो है दर्शाते हैं या विभक्त करते हैं, किसमें, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये तरंगों का यदि गमन करें, संचरण का माध्यम देखें, तो ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। ठीक है, z एक्सिस में इधर गमन करती है, क्या करती है, गमन या संचलन करती है। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका जो वेव होता है, तरंग होता है, वो इस माध्यम से चलता है y एक्सिस के थ्रू। ठीक है, और z एक्सिस के थ्रू ये इस तरह से गमन करती है। ठीक है, ये हुआ z एक्सिस, ये कौन सा हुआ, z एक्सिस, और ये कौन सा हुआ, खड़ा खड़ा लंबवत, लंबवत कौन हुआ, ये हुआ y एक्सिस। तो गमन किस तरह करेगी, x एक्सिस में गमन करेगी। तो यदि गमन का हम लोग देखते हैं, गमन क्या है हिसाब से, तो जिसका, देखिए कल हम लोग पढ़े थे अनुप्रस्थ तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग कैसे गमन करती थी कि एक दूसरे के लंबवत, मतलब ये इधर कंपन है और इधर संचरण हो रहा है, तो इस तरह से अनुप्रस्थ तरंग गमन करती थी। इसे हम लोग ऊपर का मैक्सिमम को श्रिंग बोल देते थे, श्रिंग, और नीचे का मैक्सिमम को हम गर्त बोल देते थे। ठीक है, ये भी उसी माध्यम में ट्रेवल करती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए अनुप्रस्थ तरंग में ये क्या है, एक ही वेव है। ठीक है, एक ही, लेकिन ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग में, यहां देखिए एक तो x एक्सिस के थ्रू गमन कर रही है ये, और दूसरा ये z एक्सिस के थ्रू, इधर z है इस साइड में, तो ये z एक्सिस के थ्रू भी गमन करेगी। मतलब इसमें दो तरंगे हैं, एक तो है ये सीधा, ठीक है, ये, और दूसरा क्या है कि ये z एक्सिस के थ्रू, ये z एक्सिस के थ्रू। तो इसका जो प्रोपोगेशन होगा वो किधर होगा, x एक्सिस में। तो यदि हम इसमें बात करें तो पढ़ते हैं कि जो एक श्रिंग और एक गर्त जहां कंप्लीट हुआ, मतलब जैसे ये ग्राफ लिए, ये एक श्रिंग हुआ, दूसरा ये गर्त हुआ। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी जो ट्रेवल किया तरंग, यहां से 0 से लेकर के यहां लिखते हैं 1, तो 0 से 1 तक जो ये तरंगे ट्रेवल किया, दूरी तय की, तो इसके इस दूरी को, विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य बोल देते हैं, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और इधर क्या हो रहा था, कंपन हो रहा था, और इधर क्या होता, गमन हो रही थी। ये क्या है कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर, जैसे ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये क्या है, एक दूसरे के 90 है, 90 डिग्री पर, और दूसरा इधर से देखिए, ये भी एक दूसरे के 90 डिग्री पर। तो हम ले लेते हैं, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। तो जो गमन करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो इस तरीके से गमन करेगी, प्लस में इस तरीके से भी गमन करेगी। ठीक है, दोनों मिला करके ये इधर से गमन करती है। ठीक है, x एक्सिस के थ्रू। तो यहां हम तरंग दैर्घ्य क्या बात कर रहे थे, तरंग दैर्घ्य क्या है, एक श्रिंग और एक गर्त जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके इस विस्थापन को 0 से लेके 1 की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। और आवृत्ति किसको बोलते हैं, यदि आवृत्ति की बात करें तो ये कंपन जो हो रहा है एक सेकंड में कितना बार कंपन हुआ, कितना बार कंपन हुआ, मतलब तरंग कितना बार अप डाउन हुआ, एक श्रिंग और एक गर्त मिला करके जो है एक कंपन कहलाती है। ठीक है, एक श्रिंग
और एक गर्त मिला करके एक कंपन कहलाती है। तो एक कंपन जो है एक सेकंड में कितना बार कंपन हुआ, संख्या, कंपन की संख्या, ये कौन बताती है? आवृत्ति। और तरंग दैर्घ्य क्या बताता है कि एक श्रृंग और एक गर्त को मिला करके जितना दूरी का विस्थापन हुआ वो क्या बताती है? तरंग दैर्घ्य। तो स्पेक्ट्रम में हम इसी का देखते हैं कि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पर जो है कितने तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पर कितने चुंबकीय तरंग हैं। तो यदि ग्राफ बनाए इसका, सॉरी, यदि इसका हम ग्राफ बनाएं तो इस तरह से बनेगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा। देख रहे हैं हम इधर जो है ग्राफ का जो वेव है बहुत चौड़ा है और उधर बहुत छोटा है। मतलब इधर वेव इसलिए चौड़ा है क्योंकि इधर तरंग दैर्घ्य बड़ा है, तरंग दैर्घ्य इधर बड़ा है और उधर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तरंग दैर्घ्य छोटा होता जाएगा और तो उधर का ग्राफ छोटा है और इधर का ग्राफ बड़ा है। मतलब यदि हम बात करें इधर से इधर आगे बढ़ने का, इस दिशा में यदि बढ़ रहे हैं तो क्या असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि तरंग दैर्घ्य छोटा होता चला जाएगा। क्या? तरंग दैर्घ्य कम होता जाएगा। यदि तरंग दैर्घ्य कम होता जाएगा, आवृत्ति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्या होगी? आवृत्ति बढ़ती जाएगी। तरंग दैर्घ्य यदि कम है तो आवृत्ति बढ़े। तरंग दैर्घ्य इधर सर्वाधिक है तो आवृत्ति इधर न्यूनतम होगा। तरंग दैर्घ्य उधर कम है, न्यूनतम है, तो आवृत्ति सर्वाधिक होगा। तो इस आधार पे आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के आधार पे कितने हैं? 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। पहला आता है इधर रेडियो वेव। कौन आता है? रेडियो वेव। रेडियो वेव का आवृत्ति सबसे कम होती है लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। फिर आता है इधर रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। उसके बाद आता है माइक्रोवेव के बाद आता है इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड के बाद आता है विजिबल रेंज, विजिबल लाइट को हम देखते हैं। विजिबल लाइट का यदि बात करें तो विजिबल लाइट में हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होती है। कौन कौन? विव, कौन? विव, VIBGYOR, विव। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि लाल रंग का जो है, तो बच्चे में रटा दिया था कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, लाल रंग जो है सबसे ज्यादा दूर तक गमन करती है। लेकिन यहां समझते हैं क्यों गमन करती है। क्योंकि लाल रंग जो है इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्यों सर्वाधिक होता है? क्योंकि इस ग्राफ में देखिए इधर तरंग दैर्घ्य ज्यादा बड़ा, ठीक है, और धीरे धीरे इधर आते जा रहे हैं तो तरंग दैर्घ्य छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य क्या है? लाल का सर्वाधिक है, इसलिए ये बहुत दूर तक गमन करती है। और वायलेट का, बैगनी का तरंग दैर्घ्य छोटा है, इसलिए ये फैल जाता है, ये ज्यादा दूर तक गमन नहीं कर पाती है। विजुअल लाइट का ये होगा। फिर विजुअल लाइट के बाद कौन आता है? यूवी रे। कौन? यूवी
रे, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं। यूवी रे के बाद कौन सा आता है? यूवी रे के बाद एक्स रे। कौन? एक्स रे। एक्स रे के बाद कौन आता है? एक्स रे के बाद गामा रे। कौन? गामा रे। गामा रे। तो देखिए 7 गो हुआ। पहला है रेडियो वेव, दूसरा है माइक्रोवेव, तीसरा है इंफ्रारेड वेव, चौथा है विजुअल लाइट, पांचवा है यूवी रे, छठा है एक्स रे और सातवां है गामा। गामा रे का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा लेकिन आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। रेडियो वेव का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा लेकिन आवृत्ति कम होगी। इधर से यदि उस ओर की तरफ जाएं, डायरेक्शन यदि उस ओर की घटते हुए तरफ की जाएं तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? घटते जाएगा और आवृत्ति बढ़ते जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ लिए? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब जो है यहां तक पढ़े कि हमारे पास जो है अभी 7 जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कौन कौन से? पहला था रेडियो वेव, दूसरा था माइक्रोवेव, तीसरा है इंफ्रारेड, चौथा है विजुअल लाइट, पांचवा है यूवी रे, छठा है एक्स रे, सातवां है गामा रे। तो हम लोग पढ़ते हैं। आप जैसे भी गामा रे से शुरू कीजिए या रेडियो वेव से शुरू कीजिए, जैसे आपको शुरू करना है वैसे शुरू कीजिए। हम यहाँ शुरू करेंगे सबसे पहले गामा रे से, क्योंकि गामा रे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसलिए। तो पहला यदि देखें तो गामा रेज, गामा रेज या गामा तरंग, इसकी जो है आवृत्ति जो होगी, आवृत्ति सबसे कम होगी। कितना होगी इसकी आवृत्ति? लगभग 10 टू पावर माइनस 16 से मीटर, 10 टू पावर माइनस 16 मीटर से 10 टू पावर 10 मीटर, 10 मीटर तक। इतना सॉरी आवृत्ति कम होगी। हाँ, आवृत्ति कम होगी तो आवृत्ति कम होगी, इसका आवृत्ति कितना होगा? आवृत्ति कम होगी, इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 10 टू पावर माइनस 16 मीटर से 10 टू पावर माइनस 10 मीटर तक। फिर इसका यूज कहां होगा? उपयोग, इसका उपयोग जो है उच्च आवृत्ति का है, सॉरी हाँ सबसे ज्यादा होगी आवृत्ति, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। तो उच्च आवृत्ति के कारण क्या होगी? उच्च आवृत्ति के कारण इसका उपयोग नाभिकीय
नाभिकीय अभिक्रियाओं में कहाँ होगा? नाभिकीय अभिक्रियाओं में। और यहां से नाभिकीय अभिक्रियाओं से ही यह उत्पन्न भी होती है, उत्पन्न भी होती है। ठीक है। उसके बाद इसका और उपयोग कहां हो सकता है? इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर के लिए, कैंसर के उपचार के लिए, क्या है? कैंसर के उपचार के लिए। तो गामा रे क्या है? इसका आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। फिर इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, 10⁻⁻16 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। फिर इसका उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में होता है और यहां से उत्पन्न भी होती है, और इसका प्रयोग जो है काम चिकित्सा क्षेत्र में होती है और कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है। दूसरा यदि बात करें, दूसरा आता है एक्सरे। कौन? एक्सरे या एक्स किरणें जिसको बोलते हैं वो। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 10⁻⁻13 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक, 8 मीटर तक लगभग इतना होता है। ठीक है। इसका तरंग दैर्घ्य। इसका भी उपयोग जो है, इसकी आवृत्ति जो है इससे थोड़ा कम होगी, लेकिन इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है वो भी चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में होता है सर्वाधिक। जैसे टूटी हुई हड्डियों का एक्सरे, टूटी हुई हड्डियों का एक्सरे जो करते हैं, उसमें, या यदि विमान हो या पनडुब्बी हो, पनडुब्बी हो या जहाज हो, इस समय यदि बारीक महीन दरार यदि होगा, बारीक दरार यदि होगा, इसका पता लगाने में, क्या पता लगाने में। तो बारीक महीन विमान हो या पनडुब्बी हो या जहाज हो, इसका बारीक दरार का पता लगाने में जो है इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है। तो एक्सरे हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन? पैरावैग्निक या, वैसे इसका जो है निर्माण कहां होता है, इसका उत्पन्न कहां होता है, ये भी पढ़ लीजिए। इसका उत्पन्न जो है, किसी धात्विक पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करने से। ठीक है। मतलब कोई धातु, जैसे धातु की कोई प्लेट है, जैसे मान के चलिए ये है। ठीक है। ये जैसे धात्विक प्लेट है। ठीक है। इस पे यदि इलेक्ट्रॉन का यदि बौछार करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बौछार करेंगे, तो इस पे क्या होगी? एक्सरे किरणें उत्पन्न हो। तो वही धात्विक प्लेट पर या धात्विक कोई कुछ भी मेटल का चीज हो, तो उस पर जो है उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन का यदि बौछार करेंगे तो एक्सरे का निर्माण होगा या उत्पन्न होगा। ठीक है। यहां तक देखे, गामा रे देखे, फिर एक्सरे देखे। अब हम लोग अगला रे देखते हैं जिसका नाम है, क्या था अगला रे का? यूवी रे।
कौन सा? यूवी रे, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रे भी कहते हैं, या पराबैंगनी किरण। क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरण। तो तीसरा नंबर में क्या लिखते हैं? पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट रेज। पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट रेज। इसका जो तरंग दैर्घ्य कितना होगा? इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 6 × 10⁻⁻10 मीटर से 4 × 10⁻⁷ मीटर तक कितना होगा? 6 × 10⁻⁻10 मीटर से 4 × 10⁻⁻7 मीटर तक इसका तरंग दैर्घ्य होगा। यह उत्पन्न कहां होती है? यदि उत्पन्न का बात करें तो उत्पन्न कहां होगी? ये इस विकिरण का इस विकिरण उत्पन्न कहां हुई? इसमें ये विकिरण विशिष्ट लैंपों या उच्च ऊर्जा वाले गर्म पिंड जैसे सूरज, ठीक है, उच्च ऊर्जा वाले गर्म पिंड जैसे सूरज या विशिष्ट लैंपों के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, कौन? विशिष्ट। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ बहुत सारा स्मार्टफोन आया है, कुछ का डिस्प्ले फ्लैट है, कुछ का डिस्प्ले कर्व है। जो कर्व डिस्प्ले का जो हम टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, कर्व डिस्प्ले का जो हम टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, उसमें देखते हैं क्या, कभी वीडियो भी देखिएगा तो कर्व डिस्प्ले का जो हम टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं वो इधर से कर्व होता है, ठीक है, फ्लैट तो डिस्प्ले है नहीं, इधर से कर्व होता है, तो कर्व के जैसा ही टेम्पर्ड आएगा। तो टेम्पर्ड जो आएगा उसको जो है ग्लू को चिपकाने के लिए, टेम्पर्ड ग्लास के ग्लू को चिपकाने के लिए देखते होंगे एक मशीन टाइप का व्हाइट जैसा रहता है, उसमें से बैगनी कलर का जो है लाइट जलता है, ठीक है, उसको गर्म चिपकाने के लिए, गर्म करने। तो बैगनी कलर का जो लाइट जलता है ना, वही है यूवी लाइट। ठीक है, तो वो विशिष्ट लैंप हो गया। जैसे कि लैंप ये थोड़ा है कि जो मिट्टी तेल से या पेट्रोल डीजल ये सबसे जले वही लैंप है, नहीं। जो ऐसा लैंप जो रे के द्वारा, यहां रे का बात पढ़ रहे हैं, यहां किरण का बात पढ़ रहे हैं, तो किरण का सूर्य क्या है, सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से क्या होता है, भारी उष्मा और ऊर्जा का उत्पन्न होता है, तो बहुत गर्म पिंड होता है। तो सूरज से भी ये उत्पन्न होता है पराबैंगनी किरण। इसके 3 आधार पर बांट सकते हैं, 3 आधार पर इस विकिरण को बांट सकते हैं। कौन कौन 3 आधार कौन कौन है? एक है UVA, एक है UVB, एक है UVC। इसका तरंग दैर्घ्य देखें, तरंग दैर्घ्य यदि देखें तो पहला का तरंग दैर्घ्य रहता है 320 nm नैनोमीटर से लेके 400 nm तक, नैनोमीटर तक। यदि बी का बात करें तो 280 nm से लेकर के 320
nm तक। और यदि C का बात करें तो 100 nm से लेकर के 280 nm तक। अंतर क्या है इसमें? ये रेंज का जो है, ये रेंज का तरंगदैर्घ्य मतलब यूवी रे ए टाइप का जो किरण होगा वो पृथ्वी पर आ सकती है आसानी से। पृथ्वी की सतह पर आती है किससे? सूर्य द्वारा जो रोशनी रहता है उससे। इससे जो है यूवी बी से आंशिक रूप से पृथ्वी तक आती है और आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा इसे अवशोषित कर लिया जाता है। ओजोन परत द्वारा आंशिक रूप से अवशोषित। ठीक है। और यदि सी का हम बात करें तो यह पूर्ण रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित। पूर्ण रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित। ठीक है। ये सर्वाधिक घातक होता है, जिससे चर्म रोग भी होते हैं या स्किन कैंसर जो होता है, यदि पड़ जाए यूवी रे स्किन पर तो स्किन डिजीज हो सकता है। तो ये इसी से होता है। उसी लिए होता है ओजोन परत का संरक्षण जरूरी है। तो यहां तक हम लोग देखें। यदि इसका यूजेस हम लोग देखेंगे तो इसको मिटाते हैं। यदि इसका उपयोग देखें तो सबसे पहला आता है जल शोधन बैक्टीरिया मारने में। क्या? बैक्टीरिया मारने में। ठीक है। जल शोधन में इसका यूज होता है। फिर अगला यूज होता है, एक नेत्र रोग है, क्या नाम है इसका? लेसिका। LASIK। क्या है? लेसिका। ठीक है। नेत्र शल्यता में उपयोग हेतु। ठीक है। नेत्र शल्यता में उपयोग हेतु। तो अभी हम लोग कौन कौन सा पढ़े? पहला पढ़े थे गामा रे, जिसका सर्वाधिक आवृत्ति था और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य था। और गामा रे का यूज कहां होता था? एक तो होता था न्यूक्लियर प्लांट में, दूसरा कैंसर को ठीक करने में। दूसरा पढ़े थे एक्सरे पढ़े। एक्सरे का जो है गामा रे से कम आवृत्ति होती है, लेकिन है तो आवृत्ति बहुत ज्यादा है। और इसका जो है तरंगदैर्घ्य जो है गामा रे से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और ये एक्सरे का भी यूज चिकित्सा में होता है, जैसे टूटी हुई हड्डियों का यदि दरार है हड्डी में या टूट गया है तो उसका एक्सरे करने में, या पनडुब्बी हो, जलपोत हो, या पानी वाला जहाज हो या हवाई जहाज हो, ये सब में यदि बारीक दरार है तो उसका पता लगाने में भी हम यूज करते हैं। तीसरा हम पढ़े यूवी रे, परावैंगनिक किरण। ये इसका जो उत्पन्न कहां से होता था? या किसी विशिष्ट लैंप के द्वारा, या सूरज या विशिष्ट ऊर्जा वाले किसी गर्म पिंड द्वारा। ठीक है। और यूवी रे का उपयोग क्या होता था? जल शोधन करने में, बैक्टीरिया मारने में, या लेसिका नेत्र शल्यता में उपयोग होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश
तरंग या किरण क्या है? विजिबल रेज। ठीक है, विजिबल रेज। इसमें हम लोग पहले भी थोड़ा सा चर्चा किए थे। इसमें 7 तरह का रंग होता है। कौन कौन होता है जो हम देखते हैं? VIV GOYR, विव ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, विव ग्योर। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति की यदि बात करें तो आवृत्ति कितनी होती है इसकी? 4 × 10⁻14 हर्ज से 7 × 10⁻14 हर्ज तक। और यदि तरंग दैर्घ्य क्या बात करें, तरंग दैर्घ्य क्या बात करें तो कितना होता है? 400 nm से लेकर नैनोमीटर से लेकर के 700 nm तक, 700 नैनोमीटर तक इसका आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। ये जो है मानव नेत्र के द्वारा हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये मानव नेत्र के द्वारा दृश्यमान होती है, दृश्यमान होती है मानव नेत्र के द्वारा दृश्यमान होती है। और मानव नेत्र के द्वारा दृश्यमान होती है। और इसमें जो रंग होता है तो सबसे ज्यादा ये रंग हमें, क्योंकि देखिए जिसका आवृत्ति जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा? ऊर्जा भी उतना ही ज्यादा होगा। इसमें देखिए सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका था? वॉयलेट का। लेकिन वॉयलेट इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो दृश्यमान होता ही नहीं है। ठीक है, उसको मतलब पास से देखते हैं, ऐसे फैला हुआ नहीं देख पाते। लेकिन जो इंडिगो है, ठीक है, जामुनी कलर या जो भी है ब्लू कलर, या ले लीजिए वायलेट या ब्लू। ठीक है, ये सबका क्या है कि आवृत्ति जो है बहुत ज्यादा है इस रेड के मुकाबले। ठीक है, इसमें कहा किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये लाल रंग से। तो लाल रंग से ज्यादा इसका आवृत्ति है। तो ज्यादा आवृत्ति है मतलब वायलेट हो या ब्लू हो या इंडिगो हो, ये सबका क्या है कि ऊर्जा भी अधिक होगा। तो इसलिए ऊर्जा अधिक होगा, इसलिए हमारे आंखों को जो है ये संवेदनशील होती है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि बैगनी कलर, बैगनी रंग या फिर नीला रंग, नीला रंग हमारे नेत्र के लिए, हमारे नेत्र के लिए संवेदनशील होती है, संवेदनशील होती है, संवेदनशील होती है। ठीक है, अगला हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं कि एक इसमें टर्म आता है शुद्ध स्पेक्ट्रल रंग। शुद्ध स्पेक्ट्रल रंग, इसमें क्या होता है कि प्रकाश तरंग जो भी है जो हम देख सकते हैं उनमें बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के अनुसार, बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार, बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर रंगों का विभाजन, क्या है? रंगों का विभाजन मतलब बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर रंगों का विभाजन। ठीक है, बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर रंगों का विभाजन। जैसे देखिए हम लोग कहते हैं बैगनी हुआ या नीला हुआ या
हरा हुआ या पीला हुआ, फिर नारंगी होता है और फिर लास्ट में लाल होता है। तो इधर से यदि नीचे आए तो हम क्या देखते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या? तरंग दैर्घ्य बढ़ता है और आवृत्ति क्या आती है, घटती है। आवृत्ति क्या आती है, घटती है। या इधर से कर ले, ये इसको कर लो, उल्टा कर लो, ये आवृत्ति बढ़ती है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, या ऊपर से नीचे आएंगे तो आवृत्ति घटेगी। नीचे से ऊपर जाएंगे तरंग दैर्घ्य घटेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। इसका तरंग दैर्घ्य, बैंगनी कलर का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 380 से 450 nm तक। ठीक है। फिर नीला का कितना, 450 से लेकर के 495 nm तक, नैनोमीटर। फिर 495 नैनोमीटर से लेकर के कितना होता है, 570 नैनोमीटर तक। अगला जो है 570 नैनोमीटर से लेकर के, पीला रंग का 570 नैनोमीटर से लेकर के 590 नैनोमीटर तक होता है। नारंगी का 590 नैनोमीटर से लेकर के कितना तक होता है, 590 नैनोमीटर से लेकर के 620 नैनोमीटर तक। फिर 620 लाल का 620 नैनोमीटर से लेकर के कितना होता है, 750 नैनोमीटर तक। ठीक है। ये रंगों के आधार पर तरंग दैर्घ्य का विवरण। ठीक है। यहां तक हम लोग समझे कि दृश्यमान प्रकाश क्या होती है, इसका आवृत्ति क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, यह मानव नेत्रों के लिए दृश्यमान होती है। इसमें बैंगनी या नीला रंग हमारे नेत्रों के लिए बहुत अधिक संवेदनशील होती है। इसे जो है शुद्ध स्पेक्ट्रल रंग के द्वारा जो है बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर रंगों का विभाजन होता है, जैसे बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नीला, लाल, ये सब के आधार पर तरंग दैर्घ्य का विवरण। तो हम लोग प्रकाशमान तरंग दैर्घ्य समझ लिए, सॉरी दृश्य प्रकाश तरंग समझ लिए। अब अगला पढ़ते हैं 5वां नंबर का पढ़ते हैं अवरक्त। क्या पढ़ते हैं, अवरक्त तरंग या फिर इंफ्रारेड, रेज। ठीक है। या वेव्स, रेज की जगह वेव्स लिख लो, वेव्स। ठीक है। अवरक्त तरंगें क्या होती है, ये होती क्या, गर्म वस्तुओं से जो तरंगें निकलती है वो अवरक्त तरंगें होती है। क्या है, गर्म वस्तुओं से निकलने वाली किरण। ठीक है। गर्म वस्तुओं से निकलने वाली किरण, इसीलिए इसको जो है, इसको क्या कहते हैं, ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ऊष्मा तरंगे भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहां कहां होता है, यदि बात करें प्रयोग का, तो इंफ्रारेड का यूज जो है, जैसे हमारे पृथ्वी का वातावरण गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस गैस का क्या करता है, देखिए
ये हमारे पृथ्वी है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 हो गया, ठीक है। एक लेयर बना लिया पृथ्वी के वातावरण में, पृथ्वी के वातावरण में एक लेयर बना लिया, इधर से सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है। ये भी सूर्य भी तो गर्म वस्तुएं हैं, सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है। ओजोन परत के बाद जो हमको हीट मिला, ठीक है, वो क्या हुआ कि हीट यहां तक आया, उष्मा यहां तक आई, यहां तक आई। अब ये क्या करेगा, ये जो ग्रीन हाउस गैस जो है CO2 या जो भी गैसें हैं, वो क्या करेगी, इस हीट को इधर ही अंदर ही पैक कर देगी, इसी के अंदर जो है रख लेगी, इसको बाहर जाने ही नहीं, रिलीज जो है रिलीज नहीं करने देगी, अंदर ही अपने पैक है। इस तरह से साल दर साल उष्मा जो है पृथ्वी के वातावरण में ही फंस के रह जाती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसलिए बोलता है कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जितना कम हो उतना बेहतर है, और ये कम तभी होगा जब पेड़ अधिक से अधिक लगाया जाए, क्योंकि पेड़ जो है ग्रीन हाउस गैस को कंजम्पशन करती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस का तापमान बढ़ाने में भी अवरक्त किरणों का बहुत बड़ा रोल है। फिर आता है नाइट विजन ग्लासेस होती है ना, नाइट विजन ग्लासेस में जो सेना द्वारा उपयोग किया जाता है, सेना द्वारा उपयोग या स्पाई में होता है, ठीक है। तो इसमें भी अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे टीवी रिमोट या AC का रिमोट आजकल फोन में भी, मोबाइल फोन में भी आने लगा, मोबाइल फोन इसमें भी आने लगे। तो टीवी का रिमोट में जो सामने एक बल्ब नहीं रहता है, देखते हैं वो जलता नहीं है, वो बस हल्का सा लाल कलर का रंग देता है, उसका वो दिखता भी नहीं, ऐसे जल्दी नहीं दिखता। तो उसमें जो है किसका यूज होता है, इंफ्रारेड किरण का। AC का रिमोट में वही, या मोबाइल फोन में इसमें भी होता है, आजकल मोबाइल से भी रिमोट कंट्रोलिंग होता है, टीवी हो या AC हो, सब चीज तो इसमें भी यूज होता है। तो अवरक्त किरण समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट किरण पे, जिसका नाम है छठा माइक्रोवेव, सूक्ष्म किरणें। क्या नाम है, सूक्ष्म किरण। सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव्स क्या होती है, इसका जो है आवृत्ति गीगाहर्ट्ज तक चले जाता है, गीगाहर्ट्ज तक, जैसे 0.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक। कितना आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है सूक्ष्म किरणों की, ठीक है। आवृत्ति कम होती है गीगाहर्ट्ज, मतलब 0.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक, लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना रेडियो वेव का इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसका यदि उपयोग का बात करें तो रडार प्रणाली में, ठीक है। जैसे विमान का हो गया रडार, या कह लीजिए जहाज का हो गया रडार, ठीक है। ये सब का रडार में प्रयोग होता है ज्यादा। फिर एक होता है माइक्रो ओवन, होता है ना, माइक्रोवेव
मैक्रो ओवन जिसमें खाना गर्म करता है, भोजन गर्म करता है, भोजन गर्म रहता है इसमें मैक्रो ओवन में। देखते ना इतना तो टीवी रंग का बक्सा होता है, उसमें लगा रहता है वॉल्यूम टाइप का, उसको बढ़ाइए टेम्परेचर को। माइक्रोवेव में भी क्या होता है, माइक्रोवेव्स का ही उपयोग होता है। अगला है इसका संचार में भी उपयोग होता है, संचार में, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं, हल्का कम ही। जैसे मोबाइल फोन का हो गया, मोबाइल फोन का हो गया, या वाईफाई हो गया, जैसे ब्लूटूथ, ये सब में इसी माइक्रोवेव्स का ही यूज होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वेव। नेक्स्ट तरंगे हैं वो है रेडियो तरंगे। कौन सी है? रेडियो तरंग। रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। ये जो है सर्वाधिक इसका जो है तरंग दैर्घ्य होता है, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है कितना? 0.1 mm से लेकर के 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक। ठीक है, और न्यूनतम आवृत्ति होती है, न्यूनतम आवृत्ति होती है। ठीक है, यह उत्पन्न कहां होती है? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में। कहां होती है उत्पन्न? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के द्वारा किससे आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से द्वारा उत्पन्न होती है। इसका यूजेज कहां आता है? अधिकतर आता है यूजेज का उपयोग एफएम सुनने में। एफएम होता है रेडियो में, रेडियो मिर्ची नवेद ये वो सारा होता है। तो एफएम सुनने में, या दूरदर्शन देखने में, टीवी देखने में, टीवी में। ठीक है, इसमें जो है एफएम में कहां से कितना हर्ट्ज तक होता है? 88 से लेकर के 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज। और टीवी में कितना होता है? टीवी में यदि बात करें तो 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 890 मेगाहर्ट्ज तक रहती है। ठीक है, सेलुलर मोबाइल में भी, मोबाइल फोन में होती है। ठीक है, तो यहाँ इसका यूजेज जो है अधिकतर जो है टीवी का प्रसारण के लिए, संचार के लिए उपयोग करते हैं। क्यों? संचार के क्षेत्र में उपयोग, संचार के क्षेत्र में उपयोग। ठीक है, ये जो है जैसे हमारा पृथ्वी है, ये हुआ पृथ्वी, ये हुआ आयन मंडल, आयन मंडल। ठीक है, यहाँ आयन्स होती हैं, ऐसे ऐसे आयन्स होती है, आयन मंडल।
यदि यहाँ कोई टीवी नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ कोई घर है जिसमें टीवी देख रहा है आदमी, तो ये सिग्नल भेजेगा आयन मंडल में और आयन मंडल से फिर रिटर्न होकर इसके घर तक आएगा। तो रेडियो चुंबकीय तरंग जो है वो क्या है, यह तरंग पृथ्वी के आयन मंडल द्वारा परावर्तित होकर लौट आती है, जिसके कारण संचार में काफी उपयोगी होती है। ठीक है, संचार में काफी उपयोगी। तो रेडियो वेव समझ लिए, ठीक है। इसका जो है तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, आवृत्ति सबसे कम होती है। ये आवृत्ति कम होने के कारण ये हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं है। उत्पन्न कहाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है। उपयोग कहाँ, एफएम, टीवी, मोबाइल फोन, संचार क्षेत्र में, ये सब में उपयोगी होता है। ये जो है आयन मंडल, पृथ्वी का आयन मंडल के द्वारा परिवर्तित होकर के वापस आती है, जिसके कारण संचार में काफी उपयोगी होता है। ठीक है, यहां तक हम पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। साथ का साथ एक और तरंग है कॉस्मिक तरंग। ये विद्युत चुंबकीय, ना तो विद्युत चुंबकीय है ना ही यांत्रिक तरंग है। ये जो है हमारे सौर मंडल से बाहर, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो एक नोट बना के लिख लीजिएगा, क्या है, कॉस्मिक तरंग या कॉस्मिक तरंग या कॉस्मिक वेव्स। ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कॉस्मिक किरण हमारे सौर मंडल से बाहर उत्पन्न होती है। कॉस्मिक किरण हमारे सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण है, उच्च ऊर्जा विकिरण है। ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। ठीक है, जैसे देखते हैं, ये हमारा देखिए, जैसे ये सूर्य हुआ, ठीक है, यहां है, यहां सोलर सिस्टम हुआ, ये हुआ सन। कभी भी देखते हैं हमें इधर से एक पूछनुमा तारानुमा जो है एस्ट्रॉयड गिरता है, ठीक है।
इसमें देखते हैं बहुत ज्यादा प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा अधिक होती है। तो ये कॉस्मिक वेव छोड़ती है, ठीक है। तो कॉस्मिक वेव जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, लेकिन इसका छोड़ा हुआ जो उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण है, ठीक है। उच्च ऊर्जा वाले आवेशित चार्ज पार्टिकल, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है। चार्ज पार्टिकल से बना होता है, जो कि हमारे सौर मंडल के बाहर उत्पन्न उच्च ऊर्जा का विकिरण। तो आज यहां तक वेव्स पूरा कंप्लीट हुआ। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।